हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका छिन डायनेस्टी टॉपिक ख़त्म हो गया था, देन आपका हान डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। तो हान डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अब हम जो है इस वीडियो में हान डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो हान डायनेस्टी के बारे में बताने से पहले कि इनकी कलाएँ कहाँ पे विकसित हुई, किस स्थान पे हुई और कौन से शासक ने इनको आगे बढ़ाया, तो उससे पहले हम लास्ट वीडियो में देख लेते हैं कि क्या बताया था आप लोग को, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं हान डायनेस्टी के बारे में। तो आपका छिन डायनेस्टी जो था वो कंप्लीट हो गया था। तो जो आपका थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तो वो देखते हैं। तो जो छिन शासन काल का शासक था शी हुआंगती, उसने अपने शासन काल में बहुत सारे विशाल भवनों का निर्माण करवाया था। इनमें से जो अधिकांश नष्ट भी हो गए हैं अभी तक। उसने जो जीते हुए नगर थे, जो अच्छी हालात में, अच्छी अवस्था में नगर थे, उनको भी नष्ट करवा दिया और वहाँ पर नए ढंग के भवनों का निर्माण करवाया। उसने अपने अकॉर्डिंग नए ढंग के भवन बनवाए। और जो इस युग का शिल्पी था, किस युग का, छिन युग का जो शिल्पी था वो मेंग थिएन था, जिसने लिखने की तूलिका का आविष्कार भी किया था। ये आपको जूम मीटिंग पे बताया था मैंने कि मेंग थिएन जो है उसने लिखने की तूलिका का आविष्कार किया था और उसको जो है आविष्कारकर्ता माना जाता है। किसके लिए? लिखने वाली तूलिका के लिए। तो चीन में जो है चित्रकारी हो रही थी तूलिका से पहले से ही, ब्रशेस का यूज़ वो चित्रकारी के लिए करते थे। लेकिन जब तूलिका आई, लिखने वाली तूलिका आई, तो उसका भी प्रभाव चित्रकारी पर भी पड़ा था। तो ये जो है लिखने की जो शैली थी, लेखन शैली थी, स्टाइल थी इनकी, उसका जो प्रभाव है वो चित्रांकन शैली पर भी पड़ा था। फिर 210 ईसा पूर्व में शी हुआंगती की मृत्यु हो गई। फिर उसके 3 वर्ष बाद उसका पुत्र जो था हु हाई, वो भी मारा गया। फिर 206 ईसा पूर्व में इनकी जो राजधानी थी वो लूट ली गई। उसके बाद जो ज्यांग यू था उसने स्वयं को छू शासक घोषित कर लिया। आपको बताया था छू और छिन दो शक्तियों के रूप में उभरी थी छिन डायनेस्टी। तो ये जो है उसने छू जो है अपना छू को शासक घोषित कर लिया। किसने? ज्यांग यू ने। एक इसके परस्पर अन्य विद्रोही भी था जिसको ल्यू पांग कहते हैं। तो ये इसने हान की उपाधि धारण कर ली। फिर इन दोनों में परस्पर युद्ध चलता रहा, 4 वर्ष तक ये परस्पर लड़ते रहे। तो इसमें से जो है जो ज्यांग यू था, जो छू का शासक था, उसकी पराजय हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। फिर जो ल्यू पांग था वो हान का सम्राट बन गया। उसने अपनी राजधानी चंगअन में बनाई। तो आपकी छिन डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो गई थी। फिर देन आपका मैंने हान डायनेस्टी स्टार्ट करवा दिया था। तो हान शासनकाल, इसको 2 भागों में बांटा हुआ था, पूर्वी हान और पश्चिमी हान। टाइम पीरियड आपका बता दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो हान शासन चीन में दीर्घ काल तक चलने वाला राजवंशों में से एक था। काफ़ी लंबे समय तक ये राजवंश चला था। इसके 2 युग थे। कौन से? पश्चिमी हान और पूर्वी हान। इस युग के शासकों ने जनता को संतुष्ट करने के लिए प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापना का भी प्रयत्न किया। तो जो शी हुआंगती ने सारी चीज़ों को नष्ट करवा दिया था, तो हान के शासक थे, उन्होंने जनता को संतुष्ट करने के लिए जो पहले की प्राचीन परंपराएं थी उनकी पुनर्स्थापना की। मतलब फिर से उन सब चीज़ों को स्टार्ट करवाया, क्योंकि शी हुआंगती के टाइम पे जनता ने विवश होकर उन चीज़ों को अपनाया था। मतलब प्रसन्नता से, खुशी मन से उनको नहीं अपनाया था, विवश होकर उनको अपनाया था उसकी सारी चीज़ों को, शी हुआंगती की चीज़ों को। तो हान डायनेस्टी में क्या हुआ, जनता की संतुष्टि के लिए उन परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं को फिर से पुनर्स्थापना की गई या उसका प्रयत्न किया गया। हान शासक वेंती 179 से 157 के मध्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया और रोम, मिस्र से रेशम और लाख के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब देखिए जो हान का शासक था वेंती, उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए मिस्र और रोम से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, व्यापारिक संबंध स्टार्ट कर दिए। तो किसका यहाँ पे बिजनेस किया? रेशम और लाख का। तो नए नए देशों से जब इनके संबंध हुए चीनियों के, तो इनके जो है मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे आइडियाज़ आए, कल्पना आई नई नई, और जो है उनके मन में उन चीज़ों ने जन्म लिया जिससे इनको आइडियाज़ मिले और व्यापारिक अपने संबंध को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे देखते हैं हान डायनेस्टी में क्या है। संपूर्ण समाज में एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। ताओवाद तथा कन्फ्यूशसवाद को भी पनपने का अवसर मिला। अब देखिए संपूर्ण साम्राज्य में क्या हुआ, एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। और जो ताओवाद और कन्फ्यूशसवाद जो छिन डायनेस्टी में ख़त्म हो गई थी, तो उसको एक बार फिर से पनपने का अवसर मिला। कन्फ्यूशसवादी आचार संहिता को राज्य की मान्यता प्राप्त हुई। अब देखिए जो कन्फ्यूशसवाद था उसको भी यहाँ पे इस राज्य में मान्यता
प्राप्त हो गई और इस प्रकार हान सांस्कृतिक में अनेक देशी विदेशी तत्वों का समाहार हुआ। तो जब कन्फ्यूशसवाद ताओवाद दोनों को अवसर मिला पनपने का, फिर से अवसर मिला, मान्यता मिली, तो क्या हुआ, हान सांस्कृतिक में अनेक देशी विदेशी तत्वों का समाहार हुआ। मतलब देश विदेश के बहुत सारे तत्व भी इसमें समावेश हुए, सम्मिलित हुए हान डायनेस्टी में। कहाँ पे? चीन में। अब आगे देखते हैं। इनसे कला को नई शक्ति और शैली तथा विषयों को व्यापक विविधता प्राप्त हुई। अब देखिए, जब देश विदेश के तत्व यहाँ पे सम्मिलित हुए तो क्या हुआ, इसमें कला को एक नई शक्ति मिली, एक नई शैली मिली, स्टाइल मिली और विषय मिले, व्यापक विषय, विविधता मिली। मतलब बहुत सारी उसमें वैरायटी मिली कि कौन से सब्जेक्ट को लेके वो काम कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, कौन से स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब उनके पास क्वांटिटी हो गई, विविधता हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई विषयों के और जो है कलाओं के लिए और शैली के लिए। अब आगे देखते हैं। अफगानिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के तत्कालीन कुषाण शासकों का शासन क्षेत्र भारतीय तथा क्षेत्रीय रोमन कलाओं और संस्कृति का सम्मिलित स्थल बन गया था। अब देखिए, जो अफगानिस्तान था और जो उत्तरी पश्चिमी भारत था, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुषाण शासकों का शासन था। वहाँ पे कुषाण शासक था। कुषाण काल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो कुषाण शासकों का शासन था। शासन क्षेत्र भारतीय तथा क्षेत्रीय रोमन कलाओं और संस्कृतियों का सम्मिलित स्थल बन गया था। तो जो कुषाण काल के शासक थे, तो उन्होंने रोमन की कलाओं पे और भारत की कलाओं पे, संस्कृतियों पे अपना प्रभाव डाला और अपना अब वहाँ पे वो सम्मिलित हुए। तो ये जो भारत है और जो रोम है, वो कुषाण का शासन उस टाइम पे बन गया था, सम्मिलित स्थल बन गया था वो। तो वहीं से यह प्रभाव चीन पहुँचे और इन्हीं के साथ साथ ईसवी सन के आरंभ के 2 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म भी चीन पहुँचा। अब देखिए, रोम से और भारत से, तो यहाँ पे जो प्रभाव थे वो कहाँ पहुँचे? चीन पहुँचे। और इन्हीं के साथ साथ ईसवी सन के आरंभ के 2 वर्ष पूर्व क्या हुआ, जब ईसवी सन प्रारंभ हुआ यहाँ पे, तो उसके 2 वर्ष पहले ही बौद्ध धर्म भी चीन पहुँच गया। अभी अब जब आपने फर्स्ट ईयर में कुषाण काल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कुषाण काल में बौद्ध को मानते थे वो। तो जो बौद्ध धर्म था वो इन्हीं के जरिए चीन तक पहुंच गई थी। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। 136 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशस के सिद्धांतों पर राजकीय अकेडमी की स्थापना की गई। यह आगे 2000 वर्ष तक कार्य करती रही। अब देखिए, 136 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो कन्फ्यूशस ने सिद्धांत दिए हुए थे, कन्फ्यूशसवाद जो था उनका, उसको लेकर एक राजकीय एकेडमी बन गई पूरी। उनके सिद्धांतों को लेकर एक एकेडमी की स्थापना हो गई। तो यह आगे कितने वर्षों तक चला? 2000 वर्ष तक इसमें कार्य करती रही। इसकी स्थापना हुई और 2000 वर्ष तक इनके सिद्धांत इसमें चलते रहे। एक अन्य संस्था पीत द्वार के नाम से गठित की गई, जिसमें ज्ञान विज्ञान तथा कला कौशल पर विचार किया जाता था। अब देखिए, कन्फ्यूशस के सिद्धांतों को लेकर एक राजकीय एकेडमी की स्थापना हुई और दूसरा क्या है, एक दूसरी संस्था स्टार्ट हुई। क्या कहा जाता है उसको? पीत द्वार के नाम से जानी गई, गठित की गई। तो पीत द्वार में ज्ञान विज्ञान और कला कौशल पर विचार किए जाते थे। ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती थी, उस संस्था में बताई जाती थी। चित्रकार, कन्फ्यूशसवादी विचारक, ज्योतिषी, जादूगर, आग निगलने वाले, बढ़ई तथा बर्तन बनाने वाले आदि इसके सदस्य थे। अब देखिए, जो पीत द्वार था तो इसमें कौन कौन से थे? चित्रकार, कन्फ्यूशसवादी विचारक, इसमें चित्रकार भी थे, कन्फ्यूशसवादी विचारक भी थे, ज्योतिषी भी थे, जादूगर भी थे और आग निगलने वाले जो होते हैं, जो खेल दिखाते हैं, वो थे। और बढ़ई और बर्तन बनाने वाले आदि इसके सदस्य थे। कौन सी संस्था के? पीत द्वार संस्था के ये सारे सदस्य थे। सम्राट वूती की मृत्यु के पश्चात हान शासक दुर्बल होने लगा। अब देखिए, जो वूती था तो इसके मृत्यु के बाद क्या हुआ, वूती ने ही सारी चीज़ों का पुनर्निर्माण करवाया था। तो हान शासक, जब इसकी मृत्यु हो गई तो हान शासक क्या हुआ, वो दुर्बल होने लगा, मतलब कमज़ोर होने लगा। सन 09 ईस्वी में वांग मेंग नामक व्यक्तियों ने गद्दी पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया और कन्फ्यूशसवादी धार्मिकता की आड़ में अनेक सुधार आरंभ कर दिए, किंतु 25 ईसा पूर्व में एक व्यापारी ने उनकी हत्या कर दी। अब देखिए, जब वूती की मृत्यु हो गई तो 09 ईस्वी में वांग मेंग जो नामक व्यक्ति है, एक वांग मेंग, तो क्या हुआ, गद्दी पर बलपूर्वक बैठ गया। उसके बाद कौन बैठा बलपूर्वक?
वांग वेईवुती के बाद, तो वांग मेंग बैठ गया, सॉरी, तो उसने अधिकार कर लिया और कन्फ्यूशसवादी जो धार्मिकता चल रही थी, जो कन्फ्यूशसवाद का धर्म चल रहा था, उसी के आड़ में उसने बहुत सारे सुधार कर लिए, आरंभ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 25 ईसा में एक व्यापारी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? वांग मे नामक व्यक्ति जो बैठा था गद्दी पर। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। हान शासन का पुनः उदय हुआ और साम्राज्य की उन्नति हुई। पहली बार जापान से भी संपर्क हुआ। परवर्ती हान युग के में पीत द्वार से भिन्न विद्वान अधिकारियों एक पृथक वर्ग का उदय हुआ और ताओवादी व्यक्तिवाद भी प्रबल हुआ। इससे सामान्य कारीगरों का महत्व कम हो गया। अब देखिए, हान शासक का पुनः उदय हुआ, जैसे क्या बताया था मैंने, प्रबल हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, सॉरी, कमज़ोर हो गई थी, तो हान शासन जो है वो फिर से उदय हुआ उसका, और साम्राज्य की पुनः उन्नति हुई, फिर उसको उन्नति के कागार पर पहुंचाया गया और पहली बार जापान से भी संपर्क स्थापित हुए। यहाँ पे जापान से भी संपर्क हुए पहली बार हान शासन काल से ही। और परवर्ती हान युग में पीत द्वार से भिन्न, जो पीत द्वार संस्था उस टाइम पे चल रही थी, तो उससे भिन्न, उससे अलग जो है विद्वान अधिकारियों के एक पृथक वर्ग का उदय हुआ। उन सब में तो बहुत सारे लोग शामिल थे, आपको बताया मैंने पीछे, तो उससे पृथक, उससे अलग होकर एक वर्ग और उदय हुआ और ताओवादी व्यक्तिवाद भी प्रबल हुआ। मतलब वो जो है, जो ताओवादी विचारधारा थी, जो ताओवादी व्यक्तिवाद थे, वो प्रबल हुए, मतलब उनको भी पनपने का अवसर मिला। इससे सामान्य कारीगरों का महत्व कम हो गया। तो जो सामान्य कारीगर थे, जो इसमें आते थे पीत द्वार में, उनका महत्व कम हो गया। बाकी जो ताओवादी थे उनका महत्व ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। अब आगे देखते हैं। हान युग में चंगअन नामक नगरों के अनेक भव्य प्रासाद बने। इसमें पहाड़ियाँ, झीलें तथा सुंदर उद्यान बनाए जाते थे। अब देखिए, जो चंगअन था, मैंने बताया था कि हान के टाइम पे इसको राजधानी बनाया था, है ना। तो क्या हुआ, चंगअन नामक नगरों में अनेक भव्य प्रासाद बने, बहुत बड़े बड़े इसमें महल बने, और इसमें पहाड़ियाँ, झीलें तथा सुंदर उद्यान भी बनाए गए। उद्यानों में विभिन्न स्थानों में लाए गए पशु पक्षी पाले जाते थे। तो जो उद्यान बनते थे उसमें जो है विभिन्न स्थानों से लाए गए पशु पक्षी भी उसमें पाले जाते थे, रखे जाते थे। प्रासादों के प्रवेश द्वार पर निरीक्षण स्तंभ, वॉच टावर होते थे और भीतरी क्षेत्र में अनेक कक्ष, भवन, मीनारे, मंडप होते थे। अब देखिए, जो यहाँ पे भव्य प्रासाद बनाते थे, अनेक महल बनाते थे, तो इसमें क्या होता था, प्रवेश द्वार पर निरीक्षण स्तंभ, मतलब जहाँ पे खड़े होके सारी चीज़ें देखी जा सकती थी, महल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, तो वो प्रवेश द्वार पर बनता था, जिसको वॉच टावर कहते हैं, होते थे। और भीतरी क्षेत्र में और अंदर के जो क्षेत्र है, जो महल का, प्रसाद का अंदर का क्षेत्र है, उसमें अनेक कक्ष होते थे, मतलब बहुत सारे कमरे होते थे भवन में, और मीनारे, मंडप, मीनारे होती थी और मंडप होते थे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा महल होता था, उसके अंदर छोटे छोटे कक्ष होते थे, कमरे होते थे, भवन होते थे, और मीनारे होती थी, ऊपर मीनार बनाते थे और मंडप बनाते थे। नगर में आग लगने के साथ ही यह मीनार भी भस्म हो गई। भवनों में काष्ठ का प्रयोग अधिक होता था, जिस पर सुंदर नक्काशी तथा चित्रकारी की जाती थी। अब देखिए, नगर में क्या हुआ, आग लग गया, जो हान के टाइम पे बनाई गई थी, तो इससे क्या हुआ, मीनार भस्म हो गई। और भवनों में जो उस टाइम पे बनाया जाता था, वो काष्ठ का प्रयोग होता था, मतलब लकड़ी का प्रयोग होता था, अधिक होता था, जिस पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की जाती थी। तो लेकिन ये क्या हुआ, इस पर आग लगने के कारण बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं इसमें। तो इसमें फर्नीचर पर सुंदर नक्काशी या काष्ठ का प्रयोग होता था और उसमें सुंदर नक्काशी की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी। तो ये जो है आपका हान डायनेस्टी, भी आगे और भी है, तो वो नेक्स्ट आपको उसमें वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछें या जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।